इस देश की अर्थव्यवस्था पटरी से उतर जाए, लेकिन नेता और सत्ताधारियों का बैंक बैलेंस लगातार बढ़ते चला जाता है। इस देश की जीडीपी चाहे डूबती चली जाए, लेकिन सत्ता के साथ जो कॉर्पोरेट और इंडस्ट्रियलिस्ट और बिजनेस पर्सन खड़ा होगा, उसका नेटवर्थ कितने हजार फीसदी के साथ कुलांचे मारते हुए आगे बढ़ रहा होगा और दुनिया में उसका नाम हो रहा होगा। यह पैसा किसका है? इस देश के संसाधन से जुड़ा हुआ लोगों का पैसा है, जिसको वो अपने नेटवर्थ में सरकार के माध्यम से कन्वर्ट करते हैं। और यहां पर आज सबसे अहम सवाल यह है, क्या वाकई सरकार के पास कोई इकोनॉमिक विजन है या नहीं है? भारत में मौजूदा संकट सबसे बड़ा क्या है? भारत का मौजूदा संकट सबसे बड़ा यह है कि भारत में रोजगार नहीं है। और जो इसी महीने का यानी जो अक्टूबर का डाटा सामने आया है, जो ईपीएफओ का डाटा होता है, जो कर्मचारी भविष्य निधि योजना कहते हैं, जानकर हैरत होगी कि सितंबर में उसमें लगभग 55,34,869 कंपनियां थी। 5,34,869, जो अक्टूबर में घटकर 5,04,044 पे आ गई, यानी 30,825 कंपनियां इस दौर में गायब हो गई, मर्जर में चली गई या फिर बंद हो गई, जो ईपीएफओ से हट गई। और कुल कर्मचारी जो थे वह 4,77,000 से घटकर 4,58,000 पे आ गए, यानी 19,000 कर्मचारी भी गायब हो गए, जो कि ईपीएफओ से जुड़े हुए थे, जहां पीएफ का पैसा जाता है। यानी पीएफ का पैसा कटने वालों की भी 19,000 की नौकरी एक महीने का चक्कर में, हम आपको से बता रहे हैं, चली गई। इसी दौर में भारत का जो एक्सपोर्ट ग्रोथ है वो -5.1% है, चाइना का 11.4% है। इस क्राइसिस के दौर में भी हम आपको अक्टूबर का डाटा बता रहे हैं। मलेशिया का 14.6% है। इसी दौर में भारत माइनस में जा रहा है। भारत के पास क्या प्रोडक्ट मौजूदा वक्त में डंप करने की स्थिति में है? यहां पे कंज्यूमर खरीदने की स्थिति में नहीं है। तो अब उस कंपनीज को बेचने वाले लोग क्या अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में इसलिए नहीं जा सकते हैं क्योंकि दूसरे देश में जब वो माल लेकर जाएंगे तो वहां पर वही माल सस्ते में या तो कोई दूसरा देश दे रहा होगा या वो उसका अपना देश सस्ते में माल उपलब्ध करा रहा होगा, तो आप कैसे ले जाएंगे? इसीलिए ये समझौते होते हैं अंतर्राष्ट्रीय तौर पर कि हमारे माल आपके यहां है, आपके माल हमारे यहां है। भारत के भीतर का नया संकट यह भी आया, खासतौर से जिस कॉर्पोरेट का हम जिक्र कर रहे हैं। देश की जीडीपी चाहे नीचे जाए, देश की इकोनॉमी चाहे नीचे जाए, चाहे सरकार कान खड़े कर दे कि हमारे पास तो पैसा नहीं है, हमको तो डिसइन्वेस्टमेंट से पैसा चाहिए, उस डिसइन्वेस्टमेंट से पैसा आ नहीं पा रहा है, जिसमें खासतौर से हम बार बार उदाहरण भारत पेट्रोलियम का देते हैं, जिसके लिए भारत कहीं एक कॉर्पोरेट ने भी बिड लगा दी है, वेदांता ग्रुप ने। सरकार नहीं चला सकती है, लेकिन एक कॉर्पोरेट चला सकता है, वह इंस्टीट्यूशन जिसमें सबसे ज्यादा लाभ है और जो महारत्न की दृष्टि से मान्यता पाए हुए है। यह एक हमारी इकोनॉमिक पॉलिसी का हिस्सा है। दूसरी बड़ी बात क्या है कि जरा भारत और चाइना की परिस्थितियों को समझना चाहिए कि 10 साल पहले अगर चले जाइएगा तो चाइना का जो पर कैपिटा इनकम जो थी, खासतौर से वह तकरीबन 10 साल पहले 1990 में चले जाइएगा तो एक बराबर की दृष्टि थी, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग का सेक्टर हो या दूसरे सेक्टर हो। भारत और उसके बीच में आप तुलना कर सकते थे, बड़े कम का अंतर था। लेकिन 10 साल पहले देखिएगा तो चाइना की 10 साल का मतलब 2010 का हम आपसे जिक्र कर रहे हैं, 2009-10 का। चाइना की पर कैपिटा इनकम थी $4,500। भारत की प्रति पर कैपिटा इनकम थी $1,357। 2019 का डाटा बतलाता है कि चाइना डबल से आगे निकल गया, वह लगभग $10,599 उसकी प्रति व्यक्ति आय हो गई। भारत की 1,357 से 2019 में बढ़कर 2,104 तक पहुंची, यानी 5 गुना अभी भी वो ज्यादा है। लेकिन इस लॉकडाउन महामारी के दौर में प्रति व्यक्ति आय 2,104 से घटकर 1,877 पर आ गई। अब आप कल्पना कीजिए कि जो एशियान के देश हैं उसमें भारत की प्रति व्यक्ति आय तीसरे नंबर पर आती है, क्योंकि म्यांमार सबसे नीचे है 1,407। म्यांमार, आप सोचेंगे हमसे क्या तुलना कर रहे हो, हम तो 5 ट्रिलियन का ख्वाब देख रहे हैं। कंबोडिया 1,643, वह भी भारत से कम है। लेकिन कंबोडिया और म्यांमार से हम तुलना करें, लेकिन भारत के ऊपर कौन है? मलेशिया $11,404, इंडोनेशिया $4,135, फिलीपींस $3,425, वियतनाम $2,715। यानी एक ऐसी स्थिति है जिसमें इस बात का जिक्र करने की जरूरत है, भारत किस इकोनॉमी को चला रहा है और कैसे इकोनॉमी डामाडोल हो जाती है, लेकिन सत्ताधारियों की नहीं होती है। हम जब इन बात का जिक्र कर रहे हैं तो उसके दोबारा पैरेलल में एक बात का और जिक्र हम करना चाहते हैं कि भारत में एक नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल बनाया गया, NCLT। आपको वो डाटा जरूर जानना चाहिए जिससे आप समझ पाएं कि कितनी बड़ी तादाद में देश का पैसा कर्ज लेकर कंपनियों ने नहीं चलाया और खुद को दिवालिया घोषित कर दिया, और दिवालिया घोषित करने के बाद उन कंपनियों को किसी दूसरे को बेचा गया, लेकिन जिन्हें बेचा गया वो औने पौने दाम में बेचा गया। कर्ज जो बैंकों को लौटना चाहिए था वो नहीं लौट पाया। गजब की स्थिति है। कुछ जाना जैसे 40 से 50 हजार करोड़ के बीच में दो, खासतौर से भूषण स्टील और लैम्को ग्रुप, ये आता है जिसने कर्ज लिया। 30 से 40 हजार करोड़ के बीच में एस्सार स्टील और भूषण पावर आता है।
20 से 30 हजार करोड़ में आलोक इंडस्ट्री आती है। 10 से 20 हजार करोड़ में एमटेक ऑटो लिमिटेड और मोनेट इस्पात लिमिटेड आता है। 10 हजार करोड़ में इलेक्ट्रो स्टील, एरा इंफ्रा और जेपी ग्रुप आता है। 5 से 10 हजार करोड़ में एबीजी शिपयार्ड आता है, ज्योति ग्रुप आता है। हम इन बातों का जिक्र इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम आपको बतलाना चाहते हैं कि जैसे आलोक इंडस्ट्री है, आलोक इंडस्ट्री का जो ड्यूज क्लेम था वो 29 हजार करोड़ का था, लेकिन सेटल कितने में हुआ? सिर्फ 5 हजार करोड़ में। देने वाले को लाभ है, सरकार को कोई लाभ नहीं है, बल्कि देने वाले से रिश्ते होंगे। देने वाला कुछ कमीशन दे दे, उसके जरिए पैसा आ जाएगा। बैंकों को उस रूप में पैसा नहीं लौटा। इस देश को कंगाल बनाने की दिशा में ये चीजें आगे बढ़ जाती है। इसी तरीके से जैसे एडेक्स शिपयार्ड आई है, वो 25 हजार करोड़ रुपया ड्यूज क्लेम था उस पर, और उसको जो सेटल हुआ वो सिर्फ 2 हजार करोड़ में हो गया। यानी कमाल की स्थिति है। अगर आप आइएगा कि मोन्टेक इस्पात 11 हजार करोड़ का ड्यू क्लेम था, 3 हजार करोड़ में खेल हो गया। आईवीआरसीएल 13 हजार करोड़ रुपया उसके ऊपर ड्यूज क्लेम था, वो 1 हजार करोड़ में सेटल कर दिया गया। कंपनियों की बड़ी लंबी फहरिस्त है। भूषण स्टील जिसका जिक्र बार बार आता है, 55 हजार करोड़ रुपया उस पर ड्यूज क्लेम था, उसको 35 हजार करोड़ में, यानी यहां भी 20 हजार करोड़ रुपया वापस नहीं आया, और ये 35 हजार करोड़ रुपया जो दिया गया उसकी नेटवर्थ जो थी वह उसको औने पौने दाम में बेच दी गई। यही परिस्थिति हमारे यहां पीएसयूज में हो जाती है, जो भारत पेट्रोलियम में होगी, आने वाले वक्त में कॉन्कर में होगी, कई चीजों में, शिपयार्ड में होने वाली है, कई जगहों पर होगी। अब यहां पर एक दूसरा सवाल और होना चाहिए आपका कि हम लोग ये पॉलिसी जब लगातार बनाते हैं तो क्या एनपीए एक ऐसा ब्लैक टनल है जिसमें देश चलते घुसते चला जा रहा है? ये यकीनन ऐसा है, और देश की जो बैंकिंग सिस्टम है वो इस दौर में कितनी खराब हो गई और जर्जर हो गई है, तब हम लौटेंगे कि क्यों भारत की पूरी इकोनॉमिक पॉलिसी ही डिरेल हो रही है। एनपीए का बड़ा साफ नियम है, बैंक से आपने लोन दिया, 90 दिन के अंदर आपको इंटरेस्ट रिपेमेंट करना है या प्रिंसिपल लौटा दीजिए, अन्यथा वो पैसा एनपीए में चला जाएगा। तो एनपीए में बढ़ते बढ़ते कितना चला गया अब ये बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन रेफरेंस के लिए जानना चाहते हैं तो 2014 में जब मनमोहन सरकार थी 2,27,000 करोड़ था, जब मौजूदा वक्त में है तो यह बढ़कर लगभग 9 लाख करोड़ रुपया पार कर गया है। यह एक स्थिति है। इसमें खास तौर से माना जाता है, दुनिया के किसी भी देश में माना जाता है जिस बैंक का एनपीए 15% से पार करने लगता है वो खतरे की घंटी है। 20% में बैंक को बेचना पड़ता है, 25 में तो सारे लोगों का दिवालिया हो जाता है जो उस बैंक में पैसा भी जमा किए हुए है। हमारे यहां यूको बैंक 25% के एनपीए पर चला गया, इंडियन ओवरसीज बैंक लगभग 22% पे चला गया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया 20% पर चला गया, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया 16.5% पे चला गया। लेकिन भारत सरकार ने कमाल की थ्योरी अपनाई, मर्जर करना शुरू किया बैंकों का, जिससे एक की बुक दूसरे से जुड़ जाए और दोनों को मिला दिया जाए। तो उसका 7% है, इसका 20% है, तो दोनों जब मिला देंगे तो 12-13% ही तो आएगा। और उसकी अगर नेटवर्थ और कम है, छोटा है, तो ऐसे एसबीआई के भीतर बहुत चीजों को मिलाते चला गया। तो एसबीआई देश का ही नहीं दुनिया के सबसे लार्जेस्ट बैंकों में से आता है, जहां सबसे ज्यादा खाता धारक है, वह भी एनपीए 7% के पार चला गया। अब यहां से सवाल एक और निकलता है कि अगर इस स्थिति में आ गए हैं तो हमको लगता है एक चीज जरूर जान लीजिए, जब हम बैंकिंग सेवा का जिक्र करते हैं, इस देश में सबसे ज्यादा रोजगार बैंक ही देता था। उसका एक डाटा बताते हैं, 1991 से 2001 तक, यानी 10 साल, इस 10 साल में एवरेज हर साल बैंक में 66,423 नौकरियां मिल रही थी। 1990 से लेकर 2000 तक 66,000 नौकरी हर साल से बैंक को दी जा रही थी। 2000 से लेकर 2010 तक इस 10 बरस में चीजें डामाडोल हुई। इस दौर में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार और मनमोहन सिंह की सरकार की एंट्री होती है। यह हो जाते हैं लगभग हर साल 12,436 ही इंप्लॉयमेंट दे पाते हैं। लेकिन 2010 से 2014 तक के बीच में फिर स्थिति अनुकूल होती है, जो मनमोहन सिंह का सेकंड टर्म था। बैंक फिर फलता फूलता है और हर साल इन 4 सालों में 60,000 नौकरियां बैंकों में जा रही थी। और यहां से शुरू होता है कि 2014 के बाद से क्या हुआ। यह बहुत ही नाजुक सोच है। 2014-15 से 15-16 के बीच में बैंकों में रोजगार पाने वाले सिर्फ 9,000 लोग थे। 2015-16 से 2016-17 के बीच में 924 लोगों की नौकरी चली गई और एक भी नई नौकरी नहीं लगी। यह जो पुरानी नौकरियां थी और इस नए साल की नौकरी थी, दोनों को मिलाकर 2016-17 और 17-18 के बीच में 33,000 नौकरियां लगी सिर्फ बैंक में। 2017-18 में आते आते ये 32,000 नौकरियां लगी। 2018-19 में जो लास्ट ईयर का जो आया था, 19-20 से ठीक पहले, उसमें 21,000 की नौकरी चली गई। और उसके बाद जब 2019-20 आया, इसमें लगभग 40,000 की नौकरी चली गई। यानी 2014 से अगर जोड़िएगा आप 2020 तक तो नेगेटिव में आ जाइएगा। तो बैंकिंग परिस्थितियां किस रूप में डेवलप हो रही थी, वो धीरे से खोखली होनी शुरू हुई। उसके भीतर की बुक्स भी खोखली शुरू होने लगी और पैसा भी कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट कॉर्पोरेट हड़पने लगे। इसलिए दोबारा लौटिए कि कोई इस देश में कैसे काम कर सकता है और अगर काम करेगा तो उसके लिए क्या करना चाहिए।
यह बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत के भीतर की फिलॉसफी बहुत साफ है कि अगर आप इस देश के भीतर में काम करना चाहते हैं तो आपको प्रोडक्शन को डेवलप करना पड़ेगा। इस देश के भीतर में अगर आप काम करना चाहते हैं तो आपको मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को डेवलप करना पड़ेगा। भारत और चाइना की तुलना कीजिएगा तो 1990 में दोनों मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर लगभग एक बराबर थे। आज की तारीख में चाइना मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भारत से 10 गुना ज्यादा है और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में उसकी इकोनॉमी, टोटल इकोनॉमी का 27% लगा हुआ है। इसीलिए उसके माल इतने बनते हैं। भारत का माल लगभग 13% लगा हुआ है पूरी इकोनॉमी का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, यानी 4.5 गुना से ज्यादा चाइना भारत की इकोनॉमी में, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की इकोनॉमी में वो आगे है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर तो 10 गुना ज्यादा हो गया। लेकिन सवाल है कि दुनिया के बाकी देश भी तो कुछ करते होंगे, भारत ने इस दौर में किया क्या और कुछ वाकई नहीं किया क्या? क्योंकि बांग्लादेश और वियतनाम देखिएगा तो उन्होंने लेबर इंटेंसिव इकोनॉमी को डेवलप किया। चीन को देखिएगा तो उसने लेबर और टेक्नोलॉजी दोनों को जोड़ा। जापान को देखिएगा तो सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद से जापान ने खासतौर से पश्चिम से प्रतिस्पर्धा करने के लिए हर चीज बड़ी तेजी से सीखी, टेक्नोलॉजी को बहुत तेजी से डेवलप किया। स्टील का क्षेत्र हो, केमिकल का क्षेत्र हो, ऑटोमोबाइल का क्षेत्र हो, इलेक्ट्रॉनिक्स का क्षेत्र हो, जापान और दक्षिण कोरिया ने दोनों इस दिशा में बहुत तेजी से बढ़े। भारत ना लेबर इंटेंसिव हो पाया, ना टेक्नोलॉजी इंटेंसिव हो पाया, ना अपने कैपिटलिज्म को और कैपिटलिस्टों को संरक्षण दे पाया। उसने सिर्फ फिलॉसफी अपनाई ओपन मार्केट की। ओपन मार्केट की फिलॉसफी जब पीवी नरसिम्हा राव थे और मनमोहन सिंह उनके फाइनेंस मिनिस्टर थे, तब उस दौर को अपनाने की जरूरत थी। लेकिन धीरे धीरे खुद को तो डेवलप करना था। हमारे देश में कोई काम हुआ ही नहीं इस दौर के भीतर में। हमारे यहां क्या, ओपन मार्केट किया, बाहर से माल आने लगा, हमने उसको बेचना शुरू किया, सरकार ने उससे टैक्स लगा दिया, कमीशन उसके पास आने लगा। इस देश में सबसे बड़ी मुश्किल क्या है? गवर्नमेंट पूंजी को लेकर इस देश को ही निचोड़ लेती है, जैसे पीएसयूज का डिसइन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। सरकार को जो चीज चलानी है, सरकार उसी को निचोड़ने में लग जाती है कि पैसा हमारे पास कैसे आ जाए। हमारे यहां का जो मैनेजमेंट होता है वो इतना कॉम्प्लेक्सिव है और कॉम्प्लेक्सिव होने के साथ इतना पॉलिटिकल मोटिवेटेड होता है कि ना सिर्फ पीएसयू बल्कि जो स्वायत्त ऑर्गेनाइजेशंस जो चल रहे हैं इस देश के भीतर में, वहां के भी बोर्ड्स में सरकार अपने लोगों को भर्ती करा देती है, पॉलिटिकल पार्टी के लोगों की भर्ती। कांग्रेस ने भी यह काम किया है, बीजेपी भी यही काम कर रही है। बीजेपी ने जरा ज्यादा ट्रांसपेरेंट तरीके से बड़ी तादाद में अपने ऐसे स्वयंसेवकों की भर्ती कर दी है वहां पर जो सिर्फ सरकार का गुणगान करें, चापलूसी करें और उनको बोर्ड्स में बैठाना शुरू कर दिया। वो रिजर्व बैंक का बोर्ड हो या बैंकों का बोर्ड हो, पीएसयू का बोर्ड हो, एनटीपीसी का बोर्ड हो, किसी का बोर्ड हो, उस बोर्ड्स के मेंबर्स को आप देखिएगा तो पता चलेगा उसको तो ज्ञान है ही नहीं, तो फिर बोर्ड में क्यों बैठा है? तो सर गिनाने के लिए अपने लोगों को भेज देते हैं। यानी इकोनॉमी पे ध्यान नहीं है, इकोनॉमी को किस रूप में डेवलप किया जाए इस पे ध्यान नहीं है, प्रोडक्शन पे ध्यान नहीं है, लेबर पे ध्यान नहीं है, क्योंकि एक ऐसी अनार्किज्म की स्थिति में हमारा पूरा पॉलिटिकल डेमोक्रेसी चली गई है जहां पर सिर्फ पैसा कमाना है और पैसे के जरिए सियासत करनी है। और शायद इसीलिए हमारा जो लेबर होता है उसको आप ह्यूमन रिसोर्स के तौर पर वैल्यू नहीं देते हैं। जो हमारी इंडस्ट्री डेवलप होती है, जरा सी डेवलप होती है तो पॉलिटिकल पार्टीज पहुंच जाती है वसूली के लिए। थानेदार से लेकर नौकरशाह उससे वसूलना चाहता है, वो उसके लिए स्वस्थ वातावरण है ही नहीं, वो क्या करे? उसकी सारी ऊर्जा व्यर्थ राजनीति को समझाने में और पुलिस थानों के चक्कर लगाने में, या जहां से एनओसी मिलता है वहां पर पैसा देने में निकल जाती है। यहां पर धीरू भाई अंबानी को याद करना चाहिए। धीरू भाई अंबानी कहते थे कि इस देश में काम सब हो जाएंगे, एक हाथ में मैं चांदी का जूता रखता हूं, एक हाथ में सोने का जूता रखता हूं, जिसको जिस जूते से मारना है मार देता हूं, काम हो जाते हैं। और राजनीति तो वह समुद्र है, जितना फेंकिएगा डबल दे देती है। यह इस देश की इकोनॉमी का सवाल है, तो वही लोग आगे भी बढ़े हैं। यानी हमारे यहां की प्रोडक्शन में, फैक्ट्रीज में नए प्रयोग कौन करेगा? नहीं कोई जानता है। जो मजदूर है उसके हुनर का सही इस्तेमाल कैसे होगा? कोई नहीं जानता है। हमारे यहां जो पॉलिसी बनती है वो प्रोडक्शन से नहीं जुड़ती है, पॉलिसी ऐसी स्थितियों से जुड़ती है जिसमें सरकार के पास ज्यादा से ज्यादा अपने हाथ में कैसे कमाना जाए। इसीलिए अब दोबारा लौटिए उस रिसेप पर, जो कॉम्प्रिहेंसिव एंड प्रोग्रेसिव ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप, जिसका इंतजार भारत कर रहा है कि अमेरिका उसमें शामिल होगा तो वह भी उसमें शामिल हो जाएगा। और भारत ये सोच के नहीं शामिल हुआ रिसेप में कि चीनी माल भारत के भीतर में आ जाएगा। अब सवाल यह है कि भारत अपने भीतर क्या कॉम्पिटिटिव परिस्थितियों को डेवलप कर पाने में अक्षम है, सफल नहीं है? क्योंकि दुनिया के बाजार में जब आप समझौते अंतर्राष्ट्रीय तौर पर कर रहे होते हैं तो भारत के उन इंडस्ट्रियलिस्टों को, उन कॉर्पोरेट्स को, उन बिजनेसमैन को जो कि मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े हुए हैं, उनको लाभ मिलता है कि उनका प्रोडक्ट अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जाता है, जिसको हम कहते हैं वो एक्सपोर्ट करते हैं। और इस दौर में जब समूची दुनिया एक ऐसे क्राइसिस से चल रही है जहां पर सब एक दूसरे को साथ मिलाकर खड़े हैं, तो आप किस किस को कैसे कैसे रोकेंगे? और अगर रोकेंगे तो आप इतने अलग थलग पड़ जाएंगे कि आपकी इकोनॉमी और आपके नाम, इसको लेकर दुनिया में बहस शुरू हो चली है। आईएमएफ सीधे नहीं कह रहा है लेकिन इंगित कर रहा है कि भारत हो सकता है आने वाले वक्त में डेवलपिंग कंट्री भी ना रहे। तो क्या ये अंडर डेवलप हो जाएगा? क्योंकि डेवलपिंग होते होते भारत तो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी के साथ डेवलप कंट्रियों में अपना शुमार चाहता था, चाहे वो G20 हो, चाहे वो G8 हो, चाहे वो एशियान कंट्री हो, चाहे कोई भी कॉम्प्रिहेंसिव एंड प्रोग्रेसिव ट्रांस पैसिफिक, किसी भी देशों की कतार में भारत आर्थिक तौर पर सबसे नीचे और सबसे कमजोर क्यों नजर आता है?
इतने बड़े देश के भीतर में इतने खनिज संसाधनों से भरपूर और इस देश के भीतर के चंद इंडस्ट्रियलिस्ट कॉर्पोरेट दुनिया के सबसे रईसों में शुमारी क्यों हो जाती है? भारत के पार्लियामेंट की पूरी की नेटवर्थ को अगर जोड़ दिया जाए, जो सांसदों की नेटवर्थ है अपनी, जिसमें राज्यसभा के लोगों को मिला दीजिए, यह मिला दीजिएगा तो अमेरिकी सीनेट भी कमजोर पड़ जाए, अमेरिकी कांग्रेस भी कमजोर पड़ जाए, ब्रिटिश पार्लियामेंट भी कमजोर पड़ जाए। इतनी पूंजी है हमारे पॉलिटिशियंस के पास, लेकिन देश को लेकर इकोनॉमिक सोच नहीं है। और यहीं से वो संकट शुरू होता है कि अगर आपके पास इन चीज़ों को लेकर कोई सोच नहीं है तो आप चीज़ें आगे बढ़ाएंगे कैसे? क्योंकि दूसरे देशों में तो अब चाहे वो बौद्धिक संपदा का क्षेत्र हो, दूर संचार का क्षेत्र हो, वित्तीय सेवाएं हो, ई कॉमर्स हो, व्यापारिक से इन जो सीमा शुल्क अगर खत्म हो जाएगा तो इनके बीच आवाजाही कंटिन्यूअसली बनती चली जाएगी। भारत उसके भीतर नहीं घुस सकता है, यह भी एक संकट है। यानी सवाल यह नहीं है कि चीन का प्रभाव एशियान देशों पर पड़ेगा और आप पे नहीं पड़ेगा तो आप मानकर चलेंगे हम तो सुरक्षित हैं। जी नहीं, आपको कॉम्पिटिटिवनेस में आना पड़ेगा, आपको चीजें डेवलप करनी पड़ेंगी और डेवलप करने के लिए अपनी नेटवर्थ और पूंजी छोड़कर इस देश की इकोनॉमी की दिशा में आपको पॉलिसीज निर्धारित करनी पड़ेगी। जो कॉम्पिटिटिवनेस, उस करप्शन को हटाना होगा जो हर वक्त दरवाजे पर किसी भी कारखाने के बाहर उस इलाके का थानेदार हो या वहां का ब्यूरोक्रेट हो, वो सब लगे रहते हैं क्योंकि यह देश पूरा करप्शन के पैरेलल इकोनॉमी से चल रहा है। और वह पूंजी इतनी बड़ी है, जिस बात का जिक्र इस वक्त हो रहा है कि डिजिटल इकोनॉमी के बदले कैश इकोनॉमी क्यों काम कर रही है, तो डिजिटल से करप्शन में पेमेंट नहीं होता है, कैश से पेमेंट होता है। यह भी समझना चाहिए। आप उस दिशा में बात ही नहीं करते हैं। इस देश के भीतर में जो भी गवर्नमेंट आती है इस दिशा में जा ही नहीं पाती है कि इस देश के भीतर डेवलपमेंट के तौर तरीके कैसे हों और उसको सही पटरी पर लाने के लिए हमको राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय तौर पर इकोनॉमी का तालमेल कैसे करना पड़े। क्योंकि दुनिया भर में लेबर्स को लेकर, वो लेबर्स मजदूर भी हो सकता है, वह लेबर डिग्रीधारी युवा व्यक्ति जो IIT से निकला है, IIM से निकला है, वहां से निकला हुआ भी हो सकता है, जो अगर इनोवेटिव काम करते हैं तो उनका योगदान उस देश की इकोनॉमी के GDP में 3 से 6% के बीच है। भारत में उसका कोई योगदान ही नहीं है और भारत की पूरी इकोनॉमी टैक्स पेयर के पैसे से चल रही है। बड़ी मुश्किल स्थिति है।